about the Max Born probability interpretation, and I hope that you will enjoy this text at the end of the explanation part. इस एरिया से आप देखें कि सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा और उस आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करिए मैक्स बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन टू द मैटर वेव्स एंड हेंस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन करिए। देखिए, अब जब एक पार्टिकल को हमने लोकेट करना है यहाँ और हम हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो डी ब्रॉगली का आइडिया है और जो डी ब्रॉगली का आइडिया और जो मैक्स बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन है वो इकट्ठे मिलकर कैसे हम इस हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए कि जब एक वेव मूव करती है, कोई पार्टिकल कहीं है, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमने पढ़ा कि पार्टिकल जो है वो एज ए वेव मूव करता है, वो अपना वेव बिहेवियर भी शो करता है, वो अपना पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है। ये तो हमने पढ़ा है ना। इसका मतलब पार्टिकल जहाँ भी है उसको हम कैसे लोकेट कर सकते हैं कि वो एक वेव की फॉर्म में है, ये आपने समझना है। यदि आपको दिखे ना दिखे, यदि वो जो जहाँ से आप उसको वेव दिख रही है, दिस मीन्स पार्टिकल की लोकेशन वहाँ है। हम इस बात से शुरू करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है, उसको हम एक वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेव ऑफ डेफिनेट, एक सिंगल वेवलेंथ से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना है आपने, सिंगल वेवलेंथ से रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। फिगर नंबर 1 से आप देख सकते हैं। और ये जो वेवलेंथ है ये एंटायर रीजन में आगे तक यहाँ से लेके बहुत दूर तक ये सिंगल वेवलेंथ ऐसे कैसे चली जाती है। ओके, तो बाय बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड एट एनी फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस। इसका साफ मतलब हो गया कि आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस वेवलेंथ में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस वेवलेंथ में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो ये एंड एक इनफाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस तक यदि ऐसे ही वेव आगे चली जाती है, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं भी पाए जाने की है, कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, मटेरियल पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। तो उसकी जो पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने की जो संभावना है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। डेल्टा एक्स विल बिकम infinite. In this case, delta x will become infinite. Okay. Now, if delta x is infinite, it is consistent with uncertainty principle. यही uncertainty principle कहता है। पर uncertainty principle ये कहता है कि delta x यदि infinite होगा, then delta x into delta p is nearly equal to h cut. Right? Then if डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो डेल्टा पी क्या होना चाहिए? डेल्टा पी जीरो होना चाहिए। अब आप देखिए, यदि ये कंसिस्टेंट है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ, इसको समझने की कोशिश करिए। जो पी होता है ना, जो पी होगा वो होगा एच अपॉन लेमडा। तो डेल्टा पी क्या होगा? डेल्टा पी तब जीरो होगा यदि पी वन और पी टू दोनों बराबर होंगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से P1 कैलकुलेट करिए। P1 आपके पास होगा, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेमडा 1 की वैल्यू लेमडा है, किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए। और इसी तरीके से आप P2 कैलकुलेट करिए, क्योंकि पार्टिकल की वेवलेंथ हर जगह एक जैसी है, तो आप यहाँ कैलकुलेट करिए, ये भी H अपॉन लेमडा ही आएगा। और जब P1 इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, P2 इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, यू कैन से डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो। अब आपको समझ आ गया कि मैक्स बॉर्न के आइडिया के साथ हमें बता सकते हैं यदि डेल्टा एक्स इनफाइनाइट है, मतलब उसकी वेवलेंथ जो है वो इंटायर रीजन में जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है वहाँ तक उसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम पार्टिकल को तो ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि पार्टिकल कहाँ है ये पता लगता है कि उसकी वेवलेंथ वहाँ एग्जिस्ट करती है। यदि उसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं है, देन यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट के हम इसको लोकेट नहीं कर पाएंगे। यदि आप पार्टिकल को लोकेट नहीं कर पाएंगे तो आप उसके पोजीशन को एक्यूरेटली माप सकते हैं। दिस इज व्हाट द हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम दूसरे डायग्राम में चलते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में ये है कि इसका ऑपोजिट होगा। ये देखिए, पहले हम हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिख देते हैं। डेल्टा एक्स क्रॉस डेल्टा पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट।
अब हम ऐसा करते हैं कि यदि मान लो हम डेल्टा एक्स, यदि हम पोजीशन को फाइनाइट करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम कोशिश करते हैं कि पार्टिकल को लोकेट करना है, तो यदि हम पार्टिकल को लोकेट करेंगे तो जो आपका वेव फंक्शन है, ओके, ये वेव पैकेट की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक वेव पैकेट ले लेंगे आप, और इस वेव पैकेट के अंदर आप जरा गौर से देखेंगे, अब इसमें वेरिएशन इन वेवलेंथ है। वेवलेंथ इज बेयरिंग अराउंड द सेंट्रल पॉइंट, ओके। व्हाट डज दिस मीन? नाउ हियर डेल्टा एक्स इज गोइंग टू बी फाइनाइट, क्योंकि जो वेवलेंथ में वेरिएशन है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ खत्म हो जाती है। तो ये जो वेव फंक्शन है, ये लोकलाइज्ड वेव फंक्शन है, लोकल है। लोकल का मतलब जिसका कोई एक शुरू और एंड है, लोकलाइज्ड है। दिस वेव फंक्शन इज ए लोकलाइज्ड वेव फंक्शन, और हम इसको क्या कहते हैं? इसे वेव पैकेट है। दिस इज ए लोकलाइज्ड वेव पैकेट, ओके। इट्स हैविंग बिगिनिंग एंड एंड, यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। अब जरा समझने की कोशिश करें, हम दूसरा केस पढ़ेंगे heisenberg कंसिस्टेंट प्रिंसिपल का। नेटर वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सटेंडेड ओवर ऑल द स्पेस। अब वो ऊपर वाले फिगर की तरह हर जगह वेवलेंथ एक जैसी नहीं है। अब पार्टिकल इसी रीजन में मिल जाएगा, जहाँ तक वेवलेंथ है उसी में ढूंढ के वो मिल जाएगा। इफ द वेव पैकेट इज एक्सटेंडिंग ओवर सम फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस, इन दैट केस अब क्या होगा? डेल्टा एक्स इनफाइनाइट नहीं होगा, कोई उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी, ओके, बट इट हैज सम फाइनाइट वैल्यू। ये डिपेंड करता है कि हमारा वेव पैकेट कहाँ तक एक्सटेंडेड है। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी? यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक होगी। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंशन ऑफ दिस वेव पैकेट, राइट। बट यदि ऐसा है, अब हमारा डेल्टा एक्स जो वो सर्टेन हो रहा है, बट वी मस्ट अप्रिशिएट दिस वेव पैकेट हैव फाइनाइट एक्सटेंशन डज नॉट हैव सिंगल वेवलेंथ। ये बड़ी मजेदार बात है। अब ये बहुत सुंदर बात, अब देखिए, यदि मान लो आप यहाँ कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, तो इसमें डेल्टा एक्स को तो आप लोकलाइज कर रहे हैं, उसकी लोकेशन को तो लोकलाइज कर रहे हैं, पर इस सेंटर पॉइंट के किनारे कितनी वेवलेंथ है? गौर से देखिए जरा। दिस इज these are the wavelengths from starting from hairs to hair and hairs to hair 2, hairs to hair 3, at तीन वेवलेंथ इधर की ओर है, तीन वेवलेंथ इधर की ओर है। दिस मीन्स अराउंड द सेंटर पॉइंट जो मोमेंटम की वैल्यू है ना, मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड करेगी p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। और यदि वेवलेंथ की वैल्यूज ज़्यादा होंगी तो क्या होगा? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर मोमेंटम विल एग्जिस्ट। इसका मतलब यदि आप डेल्टा एक्स को फाइनाइट करते हैं, मीन्स सर डेल्टा एक्स को मैं ऐसा लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स को आप फाइनाइट करते हैं तो जो डेल्टा पी हो जाएगा, या फाइनाइट या यूँ कहूँ कि यदि आप डेल्टा पी डेल्टा एक्स को ज़ीरो करते हैं, ओके, इसको लोकेट कर लेते हैं, तो डेल्टा पी की जो वैल्यू होंगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। इट विल टर्न इनफाइनाइट। आप एग्जांपल से देख भी सकते हैं कि p is equal to h upon lambda and around the central point there are a large number of wavelengths exist around that central point. So this is in accordance with the Heisenberg uncertainty principle. यही हमने समझना था, तो हमने ये देखा, एक बार फिर से देख लीजिए आप। यू मस्ट अप्रिशिएट दैट ए वेव पैकेट है जिसकी फाइनाइट एक्सटेंशन है, जिसका शुरू और एंड है, डज नॉट हैव सिंगल वेवलेंथ। ऊपर वाले की तरह यहाँ सिंगल वेवलेंथ नहीं है। ये देखिए आप, एक वेवलेंथ यहाँ है, एक वेवलेंथ यहाँ है, एक वेवलेंथ यहाँ है, एक वेवलेंथ यहाँ, और सभी अलग अलग है। तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ द वेवलेंथ अराउंड द सेंट्रल पॉइंट। दिस मीन्स there are large number of the values of momentum around the central point. So you cannot predict the momentum then accurately. Okay. So by de Broglie relation, then momentum of an electron will also have spread. Okay. Large number of value of momentum that shows the uncertainty in the measurement of the momentum. Right. So this is expected from the uncertainty principle. So this is all about this beautiful text and Max Born's contribution in explanation to the uncertainty principle. Thank you.